गुड इवनिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा पर अलग से बात करेंगे, पहले इन तीनों के बारे में बता दें। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिस तर्ज पर, जिस पैटर्न पर किंग इन पार्लियामेंट, उसी तर्ज पर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। तो जो प्रेसिडेंट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और वह स्टेट का टिटुलर हेड है। ये दो हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति को मिला करके हमारा संसद बनता है। जो अमेरिका है वहाँ प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, क्लियर कट। और हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है उसके बीच में इस तरीके से क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। यहाँ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस है। ये राज्यसभा और लोकसभा का नाम बाद में फिक्स किया गया 1954 में। इनिशियली राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। वैसे इसको अपर हाउस राज्यसभा को और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस के दो हिस्से हैं, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ हाउस ऑफ एल्डर्स एंड हाउस ऑफ पीपल है। अब हम उसे राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं। जब कभी कोई बात होनी होती है कि बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी, बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ये ध्यान रखें कि राज्यसभा को अपर और उसको लोअर, उसको हाउस ऑफ जिसको माने हाउस ऑफ एल्डर्स, इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। लेकिन जब कभी भी हमको ये बार बार ना कहने की ज़रूरत हो तो आप ध्यान रखें कि लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर और राज्यसभा को सेकंड चैम्बर कहा जाता है। तो यदि हमने फर्स्ट चैम्बर में बात कही कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट चैम्बर, तो फर्स्ट चैम्बर का मतलब होगा लोकसभा और सेकंड चैम्बर का मतलब होता है राज्यसभा। इन जो मेंस में सवाल पूछे जाते हैं या प्रीलिम्स में कोई सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यसभा कैसे बनता है, राज्यसभा के रिलेटिव पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आज हम राज्यसभा पर बात करेंगे। लोकसभा के बारे में सब लोग ज़्यादा जानते हैं, वैसे मैं लोकसभा पर बात करूंगा, लेकिन आज हम राज्यसभा पर बात करते हैं। देखिए, जो राज्यसभा है वह एक परमानेंट हाउस है, वह डिजॉल्व नहीं होता है। आप कभी नहीं सुनते होंगे कि राज्यसभा भंग कर दी गई, राज्यसभा का। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। 2 साल पूरे होने पर उसके 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं। इस तरीके से जैसे अभी 20 में जिन लोगों को चुना गया है वो लोग 26 में अवकाश लेंगे। आगे अभी अगले साल चुने जाएंगे यूपी से, तो 22 में चुने जाएंगे, वो 22-6-28 में अवकाश लेंगे। जो 24 में चुने जाएंगे वो 30 में लेंगे। तो इस तरीके से हर 2 साल पूरे होने पर 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, पहले तो सवाल ये उठता है। कैसे चुने जाते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, जो हमारे यहाँ हाउस ऑफ एल्डर्स है, राज्यसभा है, उसका पहले तो वो जान लीजिए पर्पस क्या है। उसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब ये हो गया कि वो राज्यों के हित की रक्षा के लिए, चूंकि हम यूनियन हैं, फेडरेशन हैं, तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन केंद्र में होना चाहिए। तो किसके माध्यम से रिप्रेजेंटेशन हो, तो हमारे राज्यों का रिप्रेजेंटेशन हमारे एमएलएज के द्वारा चुने गए लोगों से होता है। और इस तरह एमएलएज और एमएलए को हम चुनते हैं, एमएलए राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। इस तरीके से हमारा इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होता है। माना यह जाता है कि राज्यसभा के सदस्य
अपने अपने राज्यों के हित की चिंता करेंगे। अब सवाल उठता है कि परमानेंट क्यों बनाया गया? परमानेंट इसलिए बनाया गया कि इसका पर्पस क्या है? संविधान की फिलॉसफी की रक्षा करना, प्रिंसिपल्स की रक्षा करना, लोकसभा के हिस्ट्री स्टेप्स को चेक करना, और इसीलिए हाउस ऑफ एल्डर्स है। तो ये बनाया जाता, माने इसमें एक साधारण से थोड़ी ज़्यादा समझ की ज़रूरत है, अनुभव की ज़रूरत है, काबिलियत की ज़रूरत है। तो यदि पूरा का पूरा हाउस एक बार में खाली कर दिया जाएगा और फिर से नया हाउस बनाया जाएगा तो बहुत नोवाइस, बड़े नाइव, बहुत ही नौसिखिया टाइप के सांसद जा सकते हैं। तो इसीलिए कभी इसको पूरा खाली नहीं किया जाता है। इसमें जिन लोगों का 6 साल का कार्यकाल हो जाता है वो 1/3 सदस्य बाहर कर दिए जाते हैं, और जो 1/3 सदस्य लिए जाते हैं तो वो उनके साथ बैठते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल और 4 साल का हो चुका है। इसीलिए जो नए लिए जाते हैं, अब आप देखिए कि राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 245 है, बट टोटल स्ट्रेंथ तो 238 + 12 है। इसमें 12 लोग नामांकित होते हैं और 238 लोग चुने जाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि 233 + 12 है, क्योंकि 5 सीटें जो हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हैं, जो हम नहीं भरते हैं, भर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से 233 आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, फ्रॉम स्टेट MLAs एंड यूनियन टेरिटरी, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी हिस्सा लेते हैं। दूसरा, अब जम्मू एंड कश्मीर भी उसमें आ गया है। तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, सारे जगहों के, सारे यूनियन टेरिटरी के नहीं जाते हैं। जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ से चुना जाता है। संविधान में लिखा हुआ ये है कि राज्यों से इस तरीके से चुने जाएंगे, और यूनियन टेरिटरीज से किस तरह चुने जाएंगे, पार्लियामेंट बाई लॉ जो है वो करेगा। तो बाई लॉ ये किया गया है कि जहाँ जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई वहाँ से लोग चुन करके जाते हैं। दिल्ली से 3 चुने जाते हैं, पौंडीचेरी से 1 चुना जाता, और अब जम्मू कश्मीर से 4 चुने जाते थे, 4 अभी भी चुने जाएंगे। बाकी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे अंडमान है, दादर नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, और आपका लक्षद्वीप है, और ये जो लद्दाख है, यहाँ से कोई नहीं जाता है क्योंकि इतनी इनकी पॉपुलेशन है कि वहाँ राज्यसभा भेजा जा सके। तो ये परमानेंट हाउस इसलिए बनाया गया है कि क्योंकि इसमें ना माने एक्सपीरियंस लोग बने रहें। तो करीब करीब 81, 82, 245 का यदि कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो एक बार 100, इसमें कहा गया है कि एज नियरली एज पॉसिबल 1/3। तो एज नियरली एज पॉसिबल क्यों कहा गया कि भाई जब 2/3, जब 1/3 हो रहा है और उसमें आदमी को काट के तो निकाल नहीं दोगे, तो एज नियरली एज पॉसिबल। तो 245 को यदि हम 3 हिस्सों में बांट दें तो 81, 82 होगा। तो 1-2 साल में 81 जाएंगे, अगले 2 साल में 82 जाएंगे, अगले 2 साल में 82 जाएंगे, फिर अगले 2 साल में फिर 81 का नंबर आ जाएगा। तो 81 जाएंगे, फिर 81 रख लिए जाएंगे, 82 जाएंगे, 82 रख लिए जाएंगे, 82 जाएंगे, फिर 82 रख लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जाने वाले सदस्यों की संख्या 31 है, तो इसमें 10-10, 11, तो एक बार 10, एक बार 10, एक बार 11, और 403 का हमारा स्ट्रेंथ है। तो जब 10-10 जाना होता है तो करीब 40 MLA पर एक राज्यसभा जाता है, और जब 11 जाना होता है तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए 35-36 के हिसाब से चला जाता है। तो इस तरीके से इसको, तो जो लोग नए चुन करके जाते हैं वो पुराने लोगों के साथ बैठाल दिए जाते हैं, जिससे कि वो उनको राज्यसभा की जानकारी दे सकें, वहाँ प्रोसीजर बता सकें, उसके बिजनेस के बारे में बता सकें, एटिकेट्स के बारे में बता सकें, सवाल कैसे बनाओगे, सवाल कैसे उठाओगे, चूँकि ये संविधान का संरक्षण माना जाता है। तो जहाँ जहाँ पर संविधान की फिलॉसफी की, प्रिंसिपल्स की और इनकी रक्षा का सवाल है, और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा का सवाल है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की नियुक्ति और उनको हटाने का सवाल है, उसमें राज्यसभा लोकसभा को लगभग समान शक्तियाँ दी गई हैं। केवल रोज़मर्रा की सरकार को चलाना और सरकार की जिम्मेदारी का जहाँ तक सवाल है, उसमें ही लोकसभा के प्रति हमारा मतलब राज्यसभा का पावर लोकसभा से कम है। और चूँकि रोज़मर्रा की सरकार को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मनी बिल को लेकर के भी राज्यसभा के पास लगभग ना के बराबर शक्तियाँ हैं। अदरवाइज जहाँ तक संविधान के अन्य उपबंधों का सवाल है, राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के बराबर हैं, और कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें राज्यसभा की शक्तियाँ तो लोकसभा से ज़्यादा भी हैं। तो पहले मोटा मोटा हम जल्दी बता देते हैं कि किन किन में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बराबर आती। तो जिनमें दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं तो वो तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑर्डिनरी बिल का पास होना है, माने किसी कानून का बनना है, तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
जैसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया हो, चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया हो, या राज्यसभा उसे ना इत्तेफाक रखती है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। दोनों को बराबर अधिकार दिए गए हैं, और इसमें राज्यसभा की नंबर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि परसेंटेज की बात है। एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी पास विदाउट द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली। दोनों का अलग अलग जरूरत है, तो मतलब ही नहीं कि उसकी 245 है, इसकी 545 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका स्पेशल मेजॉरिटी है, उसका भी स्पेशल मेजॉरिटी है। किसी ऑर्डिनरी बिल को पास करने में जरूर जब ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाएगा तो राज्यसभा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा हैज़ गॉट द ग्रेटर नंबर देन द राज्यसभा, तो वो ऐसी कंडीशन हो सकती। बाकी आप देखते हैं कि द इम्पीचमेंट ऑफ द राष्ट्रपति इज कंसर्न, और बाकी इम्पीचमेंट हमारे यहाँ 4 लोगों के होते हैं, उनको रिमूवल कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो उनके हटाने की प्रक्रिया बनाई गई उसमें उनको इम्पीचमेंट टर्म इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस या जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको इम्पीच किया जाता है। तो इनको इम्पीच करने के पावर राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। माने द बिल फॉर द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ दिस डिग्निटी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होल्डर्स हैं, इनको चाहे CAG हो, CEC हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज हो, तो रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ एनी ऑफ दिस कैन बी ब्रॉट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा ला चाहे लोकसभा ला, और दोनों का बराबर अधिकार है। आप लोकसभा से पास करा लीजिए, राज्यसभा ना कर देगी तो इम्पीचमेंट नहीं होगा। राष्ट्रपति को इम्पीच करने का अधिकार दोनों लोगों को बराबर है। इट कैन बी द बिल, द मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और यदि वो राज्यसभा से नहीं पास होता है तो राष्ट्रपति इम्पीच नहीं होगा। तो दोनों के पास बराबर शक्तियाँ हैं। इसी तरीके से इमरजेंसी का जहाँ तक सवाल है, नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल 356 के तहत कहा जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल 360 में कहा जाता है। तो ये तीनों के मामले में राज्यसभा और लोकसभा की बराबर शक्तियाँ हैं। द इंट्रोडक्शन of the resolution for the declaration of emergency, so that bill can be introduced in either house of the parliament, and if Rajya Sabha rejects the bill, तो मोशन को रिजेक्ट कर देती है तो नेशनल इमरजेंसी नहीं लग पाएगी। इसी तरह स्टेट वो स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, दैट स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली। इसी तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसको भी राज्यसभा में ला सकते हो, लोकसभा में ला सकते हो, दोनों से मिला करके ही उसे आप लागू कर सकते हो। यदि राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर देती है तो वित्तीय आपातकाल भी समाप्त हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिंपल मेजॉरिटी, तो वहाँ पर प्रोविजन है जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट का, लेकिन द प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, दैट इज द पॉपुलरली नोन एज द प्रेसिडेंट रूल, फॉर दैट सेक द बिल इज टू बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी बाय बोथ द हाउसेज सेपरेटली। उसमें लगती सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा को कभी संवेद नहीं किया जा सकता। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट असेंबली ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है कि ये डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो राज्यसभा लोकसभा के बीच में राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को बुला सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है किसी भी प्रदेश में, तो राष्ट्रपति शासन लगाने का संकल्प जो है वो साधारण बहुमत से पास होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में भी। लेकिन राज्यसभा रिजेक्ट कर दे तो लोकसभा उसे फिर वो ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट नहीं बुला सकती। माने जहाँ तक राज्यों की सुरक्षा का सवाल है, फेडरल एलिमेंट्स की संघीय ढांचे और उनके तत्व और उसके दर्शन का सवाल है, राज्यसभा लोकसभा को बराबर शक्तियाँ दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राबड़ी देवी की सरकार को सस्पेंड कर दिया था और प्रेसिडेंट रूल लगाया, लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से नहीं पास हुआ, तो राबड़ी देवी गवर्नमेंट वाज रीइंस्टेटेड बैक, उनको वापस बैठाना पड़ा था। तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा की बराबर शक्तियां हैं, और कुछ ऐसे बातें हैं जिनमें कि राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा शक्तियां मिली हुई। उसके लिए हम आर्टिकल आपको बताएंगे 249, आर्टिकल 312, और उपराष्ट्रपति को लेकर के भी थोड़ी सी उनकी अलग पावर है, लेकिन ये 2 बातों के बारे में आप जान लीजिए। 249 कहता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के हित में यदि राज्यसभा को ये महसूस होता है कि राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद कानून बनाए, तो संसद कानून बना सकती है। माने इफ राज्यसभा
passes the resolution that Parliament should make law on the subjects given in the state list of the 7th schedule, तो Parliament can make law। यह राज्यसभा ऐसा संकल्प पास कर देती है कि राज्य सूची में दिए गए जो 7वीं अनुसूची का राज्य है, स्टेट लिस्ट है, उसमें संसद कानून बनाए। तो ये अधिकार केवल राज्यसभा को है कि राज्यसभा पार्लियामेंट को इस बात के लिए एम्पावर, इस बात के लिए अधिकृत कर सकती है। ऐसा रेजोल्यूशन राज्यसभा से लेकिन मेजॉरिटी मतलब जिसको कहते हैं कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होना चाहिए। 2/3 प्रेजेंट वोटिंग दैट इज नॉट स्पेशल मेजॉरिटी। इसको आप केवल इतना याद रखें कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से यदि संकल्प राज्यसभा से पास हो जाता है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, राज्यसभा जिसके लिए पार्लियामेंट को अधिकृत करती है। एक बात ये हो गई 249। दूसरा है 312। यह राज्यसभा इसी मेजॉरिटी से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से ये संकल्प पास कर देती है कि किसी ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन किया जाए। अभी हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके अलावा यदि कोई भी ऑल इंडिया सर्विस बनाना चाहती है संसद, तो राष्ट्र में ज़रूरत है इस बात की, तो इसका संकल्प लेकिन लोकसभा नहीं ला सकती। इसका संकल्प राज्यसभा लाएगी और उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से वो संकल्प पास होगा, तो पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, न्यू ऑल इंडिया सर्विस। और ये ध्यान रखना कि न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी हैं, 42nd अमेंडमेंट से उसे जोड़ा गया है। तो ये 2 बातें हो गई जिनमें राज्यसभा को लोकसभा पर एज मिला हुआ है, वरीयता मिली हुई है। दीज आर द 2 एक्सक्लूसिव बिजनेस ऑफ द राज्यसभा विच इज़ नॉट एंजॉयड बाय द लोकसभा। और तीसरा एक है जिसको साधारण तौर पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो हमारा भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द ऑफिस, माने whosoever is the vice president of India automatically becomes the chairman of राज्यसभा। उसको हटाने का संकल्प जो है वो केवल राज्यसभा ला सकती है। समझने की बात है, बिकॉज जनरली ही फंक्शंस एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, तो लोकसभा को हटाने का उसमें पावर क्यों होना चाहिए। तो दैट इज पास द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी ब्रॉट इन द राज्यसभा ओनली एंड दैट इज टू बी पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और उसके बाद उसे लोकसभा से एग्री करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि माने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ही वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जनरली फंक्शंस एज द एक्स चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो द रिमूवल रेजोल्यूशन कैन बी ब्रॉट in Rajya Sabha only and that is to be passed by the majority of the then membership of the house, but that is to be agreed to by Lok Sabha also because he is also the vice president of India। तो इसलिए दोनों के समझ से हटाया जाएगा, लेकिन बट द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा ओनली। ये तो हो गया पावर की बात। और इसको चुना कैसे जाता है राज्यसभा के सदस्यों को, तो राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 तरीके से होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन 2 तरीके से होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है और लिस्ट सिस्टम से होता है। तो इंडिया हैड एडॉप्टेड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है इस पर अलग से बात करेंगे। राज्यसभा पर हमने आपको जो ज़रूरी बात थी बताने के लिए वो बता दिया। अगली बात हम लोकसभा से बात करेंगे। थैंक यू।